Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are here to discuss a chapter 1 of class 10th science, that is chemical reaction and equation. चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर के नाम से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। तो हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं, कुछ फिज़िकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल चेंज होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसको केमिकल चेंज होने के लिए, या फिर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए मिलती है केमिकल चेंज के दौरान। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है, जो हमारे आसपास होता है। ऐसा चेंज जिसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, वो जो है जिस प्रोसेस के थ्रू कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक नए सब्सटेंस में बदल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है। जैसे बहुत एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका देखें, जैसे हमारे पास सपोज़ आयरन है, ज़ंक। आपने सुना होगा लोहे में ज़ंक लगने की प्रक्रिया, है ना। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है केमिकल चेंज का, क्योंकि उसमें हम देखते हैं हमें क्या लेते हैं, एक लोहा होता है हमारे पास, आयरन होता है। सो आयरन जो स्टार्टिंग में हमें दिखता है वो बहुत ही लस्ट्रस सा दिखता है, शाइनी दिखता है ना। तो जब हम इसको एक्सपोज़ करते हैं एयर में और मॉइस्चर में, यानी कि जब हम इसको लोहे को एक्सपोज़ करते हैं एयर में, हवा में और मॉइस्चर में, पानी में, तो जब ये एयर से और पानी से रिएक्ट करता है लोहा, आयरन, तो उससे क्या होता है, उस लोहे में, उस आयरन के सब्सटेंस में क्या लग जाता है? ज़ंक लग जाता है, यानी कि रस्ट लग जाता है। तो हम देख सकते हैं वो जो रस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है आयरन से, यानी कि लोहे से, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास जो आयरन होता है, जिसको लोहा हम बोलते हैं, उसका सिंबल होता है हमारे पास Fe। अब ये स्टार्टिंग में कैसा है, ये जो आयरन है वो बहुत लस्ट्रस है, बहुत शाइनी है। अब जैसे ही हम इसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, O2, और X2 और H2O के, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। जैसे ये आयरन है, आयरन क्या हुआ? आयरन में हवा और पानी के कांटेक्ट में आ गया अब ये। तो इससे क्या होगा? इसके होने से क्या बन जाएगा? ज़ंक, यानी कि रस्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। रस्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो रस्ट बना है यहाँ पर, ये जो रस्ट बना है ये बिल्कुल डिफरेंट है किससे? आयरन से। ठीक है, आयरन से जो है ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है आयरन से। ये जो आयरन है हमारा, इससे बिल्कुल डिफरेंट है रस्ट। इसका कलर, इसकी प्रॉपर्टी, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली कैसा प्रोसेस है? ये एक केमिकल चेंज है, यानी कि जिस भी प्रोसेस के थ्रू रस्ट लग रहा है, जंक लग रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल चेंज। क्यों बोल रहे हैं केमिकल चेंज? क्योंकि उसमें कुछ नया बना है जो कि पहले के सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसका अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे घर में हम अक्सर देखते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का जमना। जब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है, दही जब जमती है, तो हम देखते हैं मिल्क से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्टार्टिंग में जो मिल्क होता है वो, उसका टेक्सचर, उसका कलर, सब कुछ डिफरेंट होता है। और जब वो कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है, तो कर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। उसका टेस्ट सोर होता है। तो जिस भी अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो हम अपने घर में देखते हैं, दैट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना। आपने देखा होगा हम जब घर में कर्ड फॉर्म करते हैं ना, जब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होती है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है मिल्क से। हम मिल्क की प्रॉपर्टी देखते हैं, मिल्क का टेस्ट, मिल्क की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कर्ड के। तो हमने मिल्क लिया, मिल्क को हमने जो है दही बनने के लिए रख दिया, तो वो जो प्रोसेस है जिससे वो दही बनी है, वो प्रोसेस कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया। जो चेंज आपने, जो बदलाव देखा कर्ड में, वो कैसा है? केमिकल चेंज है। ठीक है। तो अब हम इसके डेफिनेशन पे देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है?
So a chemical change is a process where one or more substances transform into entirely new substance विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी कि केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, एक नए सब्सटेंस में, और वो नया सब्सटेंस जो भी बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं पहले के सब्सटेंस से। जैसे कि हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में देखा कि जो जंक लगा था, जो रस्ट लगा था, रस्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी आयरन से। इसी तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हमने क्या देखा कि जो कर्ड का टेक्सचर है, कर्ड का टेस्ट है, वो बिल्कुल अलग है मिल्क से। तो कर्ड हमें कुछ नया सब्सटेंस मिला, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपने बर्निंग ऑफ वुड, आपने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो लकड़ी के जलाने से हमें कोयला मिलता है ना। जब हमने लकड़ी को जलाया तो हमें कोल मिलेगा। सो अब हमने क्या करा, बर्निंग ऑफ वुड कर दी। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास वुड थी, है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी, वुड थी। अब हमने इसको बर्न कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसे जला दिया, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, यानी कि कोल मिलेगा, बेसिकली कार्बन का सब्सटेंस। तो अब ये जो कोल है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है वुड से। वुड से इसका कलर अलग है, वुड से इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ओके, अब हम देखते हैं हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है ना। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ, इस प्रोसेस में जो है केमिकल चेंज हुआ है। तो सबसे पहला चेंज जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में भी, वो है चेंज इन स्टेट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है। कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे आप इसका एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास दो गैस हैं, सपोज़ H2 गैस है, और हमारे पास O2 भी क्या है, गैस है। तो अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, जो कि क्या है, हमारे पास लिक्विड है। तो अब हम देख सकते हैं हमने जो दो सब्सटेंस लिए, H2 वो गैस फॉर्म में है, O2 लिया वो भी गैस फॉर्म में है, तो यानी कि इनकी स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट में है ये। बट इन दोनों के मिलने से जो नया सब्सटेंस बना विच इज़ वाटर, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो यानी कि चेंज इन स्टेट हो गया। तो अब ये जो स्टेट में चेंज हुआ है ये क्या है, एग्जाम्पल आपका, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं, चेंज इन कलर। कलर के बेसिस पे देखते हैं हम, कलर के बेसिस पे हम क्या ले सकते हैं, द रिएक्टिंग सब्सटेंस चेंजेस टू अ न्यू ह्यू। न्यू मतलब न्यू कलर, यानी कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, है ना। आपने पेपर को जलाया, पेपर का कलर चेंज हो गया। आपने बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जलाया, वुड का कलर चेंज हो गया। तो यानी कि ये दूसरा एग्जांपल है कि भाई केमिकल चेंज में हमें क्या नज़र आ सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। ये हमारा दूसरा चेंज है। तीसरे पर हम आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि गैस में जो बबल्स, आपको जो आपने कोई भी एक्टिविटी करी, अगर उसमें हमें बबल फॉर्मेशन दिख रही है, गैस फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, तब हम उस चेंज को भी क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी इंसॉल्युबल सॉलिड जो है वो जमा हो गया है, ठीक है। एन इंसॉल्युबल सॉलिड इज़ क्रिएटेड इन द मिक्सचर। जैसे आपने दो सब्सटेंस मिलाए और दो सब्सटेंस के मिलाने पर हमें जो है बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में नीचे कोई भी सॉलिड जो है, इंसॉल्युबल सॉलिड जो है जमा हुआ मिल गया है ना, जो कि नीचे जम गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर किसी भी एक्टिविटी के दौरान हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन मिल रही है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है या फिर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ओके, सो ये सारे जो है चेंज हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो चेंज हुआ है या फिर जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, एक केमिकल एक्टिविटी है या फिर एक केमिकल चेंज जो है वो हो रहा है। अब जो भी हमने अभी तक चेंजेस देखे हैं उसके हम धीरे एक एक करके एक्टिविटीज़ देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटीज़ में दी गई हैं।
सबसे पहला है एक्टिविटी 1.1, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। एक्टिविटी में क्या बोला है आपको, फर्स्ट बोला है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमें रब करना है, ठीक है, क्लीन करना है, ठीक है, सैंड पेपर से। अब हमें क्या करना है, इसको टोंग के थ्रू, ये जो है ना, ये जो आपको क्लिप जैसा दिख रहा है, इसको हम टोंग कहते हैं। तो हमें टोंग से जो है मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और इसको बर्न करना है, ठीक है, लैंप के थ्रू या बर्नर के थ्रू हम जैसे क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अब बर्न करने से क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही आपने जलाया तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या हो जाएगा, राख सी बन जाएगी मैग्नीशियम रिबन की, ऐश फॉर्मेशन होगी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस ऐश को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब ऐश को आपने कलेक्ट कर लिया वॉच ग्लास पर, ये जो है ये क्या है, हमारा वॉच ग्लास है, ये वाली जो डिश है इसे हम वॉच ग्लास कहते हैं। सो बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक्टिविटी को ध्यान से समझना है। हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको पहले हमने क्या करा, साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब हमने क्या करा, उसको बर्न करा। बर्न करने से हमें क्या मिला, बर्न करने से हमें एक ऐश मिली, उसकी राख फॉर्मेशन, यानी कि राख की फॉर्मेशन हुई, ऐश की फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली अब हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें वो बताना है, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, तो Mg से हम उसे डिनोट करेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। अब हमने उसको बर्न किया। बर्न करने के लिए हमें पता है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। जब भी बर्निंग का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब जैसे हमने उसको बर्न करा, बर्न करने से क्या बनेगा, यहाँ पर MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO, ठीक है, MgO, यहाँ पर हम 2 भी लगा लेते हैं। क्या बनेगा, MgO। अब ये जो MgO है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही हमारी क्या है, ऐश फॉर्मेशन, यानी कि जो हमें वो वाइट कलर की ऐश मिली है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, वो किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है, बिल्कुल ही चेंज हो गया कलर का, है ना। मैग्नीशियम रिबन अलग था बिल्कुल, और जो हमें नया सब्सटेंस मिला एस फॉर्मेशन उसकी, वो बिल्कुल अलग है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो एस फॉर्मेशन तो वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बिल्कुल अलग है, किससे, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी, वो है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की। तो ध्यान से समझना है इस एक्टिविटी को भी। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। आपको क्या करना है, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें ऐड करना है किसे, पोटेशियम आयोडाइड को, यानी कि KI को, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को हमें इसमें ऐड कर देना है। ध्यान से समझनी है एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप उन्होंने बोली कि हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, तो हमने ले लिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड, जिसका सिंबल क्या होता है, KI होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों के मिक्स होने से क्या बनेगा हमारे पास, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है, लेड आयोडाइड। अब हमें ध्यान देना है, जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जब हम एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लिया, ठीक है, इस सॉल्यूशन को जब हमने लिया और उसके अंदर फिर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, KI को डाल दिया, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को डाल दिया। तो इसके डालने से क्या हुआ, एक हमें येलो कलर का जो है प्रेसिपिटेट नज़र आएगा। इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने क्या लिया, आपने लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब 1 है, जिसमें हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है। क्या लिया, लेड नाइट्रेट। अब इसके अंदर हमने क्या करा, प्लस हमने ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। जैसे हमने इसके अंदर इसको डाला तो हमें जो है क्या मिला, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया इसके नीचे, ठीक है। येलो, आप कलर को इग्नोर करें, ठीक है, येलो कलर का, येलो कलर से कंसीडर करें। तो मान लीजिए एक येलो कलर का जो है ना, एक सॉलिड सा जमा हो गया इसके नीचे, टेस्ट ट्यूब के नीचे सॉल्यूशन में।
तो अब ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो क्या है हमारे पास, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इस येलो कलर के प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं हम, लेड आयोडाइड, जिसका कलर क्या है, येलो है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक, अब हमने ये एक्टिविटी करी, एक्टिविटी के दौरान क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। सो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। इम्पॉर्टेंट है आपको, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम पर्पज़ से याद करने के लिए आपको जो है इनका कलर याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपने जो है लेड नाइट्रेट दिया, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिलाया, तो इनके मिलाने से हमें एक एक्स सब्सटेंस मिला जिसका कलर क्या है, येलो है। तो आप बताओ ये एक्स सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आपने जो लेड नाइट्रेट लिया उसके अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो उससे जो है पोटेशियम लेड आयोडाइड बना, है ना, लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ। तो उस प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है उसका कलर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको कलर जो है याद रखने पड़ेंगे, तो कलर आप लोग याद रखना। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, इस एक्टिविटी में क्या लिखा है। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, ऐड कर दिया हमने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिला, आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला, और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका है, लेड आयोडाइड का है। ठीक है, नोट आपको करना है कि लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सिंपल। और पोटेशियम आयोडाइड भी आपका कलरलेस क्रिस्टल सॉल्ट होता है। ठीक है, सो अब हम एक्टिविटी 1.3 पर आ जाते हैं। एक्टिविटी 1.3 क्या है, एक्टिविटी 1.3 में आपको जो है बेसिकली क्या दे रखा है, हमें जो है एक जिंक ग्रैनुल्स लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, ये जो इस तरीके से बना हुआ है, तो ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर आपको एक जिंक का, आप बोल सकते हो जिंक ग्रैनुलस या फिर जिंक पाउडर। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जिंक लेना है हमें। अब इन्होंने बोला ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस जिंक में या तो आप HCl ऐड कर सकते हैं। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, या फिर अगर आप पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, यानी कि H2SO4। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसको लेने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमने क्या करा, जिंक लिया। ठीक है, और जिंक लेने के बाद क्या हुआ, जब हमने जिंक लिया, जिंक के अंदर जैसे हमने जो है क्या डाला, HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप मिलाते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और H2 गैस बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको दिखेंगे इसमें। और अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व होगी। तो अब हमें दिख रहा है जैसे हमने ये एक्टिविटी करी, अब हम इसको इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर हम देखते हैं कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रैनुल्स डाला है। जिंक ग्रैनुल्स डालते ही इसमें हमने क्या ऐड करा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब भी आप समझिए, डाइल्यूट एसिड से मतलब होता है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। लेस एसिड मोर वाटर। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जिंक लिया, उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे इसमें बबल हमें नज़र आएंगे, और वो बबल किस गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि भाई केमिकल चेंज में जो है गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि गैस भी क्या होती है, निकलती है, गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, सो एक बार हम इसको रीड करते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस,
क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, आपको जेंटली जो है हैंडल करना है इनको, ठीक है, एसेट्स को। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपने कुछ ऑब्जर्व करा, तो येस हमने जो है बबल्स हाइड्रोजन गैस के ऑब्जर्व करे, ठीक है। सेकेंड, हमें जो है क्या हुआ, हमने जब कॉनिकल फ्लास्क टच करा तो हमें पता चला वो थोड़ा हीट हो गया है, ठीक है, गर्म हो गया है। तो गर्म होने की वजह से क्या हुआ, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, उसका मतलब उसमें हीट इवॉल्व हुई, ठीक है। तो हीट का इवोल्यूशन हुआ, इसमें हीट भी निकल रही है, गैस भी निकल रही है, तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा, हमने जितने भी अभी पहले एक्टिविटीज़ करी वो सारी केमिकल चेंज थी। तो उन्हीं केमिकल चेंज को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन उसी से रिलेटेड है। सो केमिकल इक्वेशन इज़ सिंपली द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि ये क्या है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल चेंज की, ठीक है। जो भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यूजिंग फार्मूलाज या एरो के थ्रू जो है शो करते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसका बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें पता है कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलिए उन्होंने, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। अब कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, तो ऑक्सीजन का सिंबल हमें पता है क्या होता है, O2। अब हमें एक एरो बनाना है, ठीक है। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब है कि इसमें जो है अब नया सब्सटेंस बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नया बना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने दी है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन देख लिया, केमिकल इक्वेशन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है और एरो के थ्रू। अब हम इसमें जान लेते हैं टर्म कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हमारी दो मेनली टर्म्स होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिएक्टेंट और सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखा था, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2, ठीक है, प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे क्यों 2 लगाया है, क्यों नहीं लगाया, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने ये देखा है ना, H2 है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया, और ये हमने एक ऐसे एरो दिखाया है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं या वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी दो चीज़ें जो है कंबाइन हो रही है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है और ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ नई बनती है, नई जो चीज़ बनी है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो सिंपली जो है आपका रिएक्टेंट और क्या होता है, और प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो चीज़ें। अब इनके बीच में एक एरो होता है, एरो लगाना ज़रूरी है। एरो का मतलब होता है गिव्स। जैसे आपने कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज़ मिलाई, तो इसके मिलने से ये दोनों क्या देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, CO2 देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। और ये हमें नई चीज़ मिली, ठीक है, तो जो चीज़ हमें मिली उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो कि केमिकल इक्वेशन में कौन सी दो मेन टर्म्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और भी हमें एग्जांपल दे रखा है इनका, जो आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में। जैसे अभी अभी हमने देखा था मैग्नीशियम था, है ना,
और ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा था, तो क्या मिला था हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, है ना, वो वाइट कलर की जो ऐश मिली थी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे हमने सिंबल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करा है, तो ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है।